Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another lecture of video. In today's lecture, we will be discussing topic regarding the distribution overhead distribution system. So before that, we would like to review first what we have studied earlier. So in last lectures, we were discussing regarding distribution transformers and connections and associated problems. Later, we moved to the power factor and power factor correction using different techniques that I have shown you different components, and we have solved different problems. So after that, we are now moving to the overhead distribution system and what are the components that are very critical to the distribution system. वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, तो आज के लेक्चर में जो डिस्क्राइब कर रहे हैं वो है हमारा ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अच्छा, इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो जनरली देखा था कि ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और अंडरग्राउंड डिस्ट्रीब्यूशन में डिफरेंसेस, उनके प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कस किया था कि कौन सा सिस्टम किस एस्पेक्ट से बेहतर था, कौन सा सिस्टम किस एस्पेक्ट से बेहतर था। आज का लेक्चर, क्योंकि नॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इवन हम अपने कंट्री की बात करें या इवन जो मोस्टली हमारे सिस्टम्स होते हैं, वो ओवरहेड की जो यूटिलाइजेशन होती है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अंडरग्राउंड सिस्टम। हम ये पढ़ कर आए कि अंडरग्राउंड कहाँ पर ज़्यादा होते हैं और ओवरहेड कहाँ पे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमारे कंट्री में जो मोस्ट ऑफ द जो हमारे सिस्टम्स है वो ओवरहेड है। हमें जो अंडरग्राउंड सिस्टम, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो कम ही मिलता है। तो इस चीज़ को पहले हम देखेंगे कि है क्या चीज़, फिर उनको मैं आपको कोशिश करूंगा कि एनिमेटेड चीज़ें देखा उनकी चीज़ों को देखें, ठीक है। सो ओवरहेड सिस्टम है क्या? So generally, our system consists of uninsulated conductors on insulators mounted on poles or structures. The conductor may be bare or it may have thin covering for protection from corrosion. कोरोजन का मतलब क्या है, किसी को आइडिया है? अवश्य। सर कोरोजन सर डिस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल सर, जैसे मेटल्स सर होते हैं या उसके साथ जो है केमिकल वगैरह जो सर रिएक्शंस में भी सर जैसे यूज होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन वगैरह जैसे सर होते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस पर या उसके सर एनवायरनमेंट पर। किस तरह? दोबारा कौन सी चीज़ों का आप कर रहे हैं सर? जैसे डिस्ट्रक्शन सर होता है, डिस्ट्रक्शन मटेरियल्स की, मेटल वगैरह की सर, जैसे हम केमिकल हो या जो एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं सर लेबोरेटरी में सर, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होते हैं हम करते हैं, और सर उसके एनवायरनमेंट को कोरोजन कहते हैं। अच्छा, अभी खैर ये जो आप चीज़ बता रहे हैं वो काफ़ी केमिकल रिएक्शन वगैरह वो नहीं है। एक्चुअल में ये भी किस्म का वो एनवायरनमेंट में कुछ केमिकल्स होते हैं, मेटल का उनसे ज़्यादा एक रिएक्शन होता है, मगर ये वो चीज़ नहीं है जिस तरह जहाँ तक मैं आपकी बात समझाऊँ कि केमिकल रिएक्शन इन इंडस्ट्रीज हैं समहाउ, वो नहीं है। कोरोजन जिस तरह एक आपने यकीनन आसपास देखा होगा जिसको हम कहते हैं जंग लग जाना। लोहा होता है ना, लोहे को अगर आप पानी वगैरह या कोई चीज़ लग जाती है तो जंग, आई गेस उर्दू में भी उसको जंग ही बोलते हैं। एक होता है ऐसा उसमें जो लोहा होता है वो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है या वो खत्म हो रहा होता है। ये देखा होगा, जो घर में भी चीज़ें होती हैं जो लोहे की होती हैं, तो वो से बाद उठाओ तो वो कटी हुई होती हैं और लोहे की अपनी ताकत खत्म हो चुकी होती है, ठीक है। जी सर। वो केमिकल रिएक्शन को, वो चीज़ जिस तरह जो मैं आपकी बात समझा था, आप समझ रहे थे कि कोई रिएक्शन केमिकल होता है उसको हम कोरोजन बोलते हैं।
वो नहीं है, ये ऑब्वियस ही बात है, इसका भी इन्वायरमेंट में क्योंकि बहुत सारे और भी ऑक्सीजन के अलावा चीज़ें हैं, नमी वगैरह भी होती है, तो जहाँ-जहाँ पे भी नमी होती है तो वहाँ पर अक्सर ना लोहे को जंग लग जाता है। अब क्योंकि हमारा जो जैसा ओवरहेड सिस्टम जो होता है, ये इसमें हमारे पास जो कंडक्टर्स होते हैं, अच्छा कंडक्टर्स भी जो होते हैं, तो उनको भी एक चांसेस होता है कि उन पे जंग लग जाए। तो समहाउ कभी-कभी क्योंकि कंडक्टर्स ओपन होते हैं, उनमें कोई ऊपर इंसुलेटेड नहीं होती, तो कभी-कभी कहीं-कहीं पे वो क्योंकि एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, तो उस हिसाब से फिर वो एक लेयर लगाया जाता है, प्रोटेक्शन लेयर, ताकि उसपे वो जंग ना लगे, उससे फिर उसकी लाइफ बड़ी होगी और उसमें जो लॉसेस कम होंगे। अगर कोरोजन ज़्यादा हो जाएगी तो लॉसेस भी ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे और उसमें ओवरऑल जो आपके पास लाइफ है उसकी मिसाल तो पहले 10 साल चलना था, वो ट्रांसमिशन लाइन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फिर वो 6 साल चलेगा। ठीक है, तो वही कि ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल मतलब वो बाय केमिकल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिएक्शन विद द एनवायरनमेंट। अच्छा, the attractive feature of this method are its low initial cost and the fact that damage can be detected and repaired quickly। ठीक है, सबसे जो इसका मेन फायदा नो डाउट एक तो ये होता है कि आपकी जो जमीन के ऊपर जो ना बगैर प्लानिंग के जहाँ पे सिटीज बने हो ना, वहां पर भी ये सिस्टम चल सकता है। क्यों? जैसा सिस्टम बना होगा उस हिसाब से इसमें क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, एडजस्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था ना कि मिसाल लो एक गली में जा रहे हैं, पहले प्लानिंग के हिसाब से 10 घर होने थे, अब वो गलियों के अंदर ही अंदर कोई मतलब सिस्टम जो भी हो गया, अब वो वहाँ पे घर ज़्यादा हो गए हैं। तो इसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि सिस्टम को आप एडजस्ट कर सकते हैं कि कहीं पे कहाँ पे सिस्टम नेटवर्क को एक्सपेंड करना है, कहाँ पे ख़त्म करना है, ये वो रिलेटिवली ईज़ी है उसके जहाँ पर आपका वो क्या कहते हैं अंडरग्राउंड सिस्टम है। ठीक है? सो एक तो ये होगा, तो क्योंकि ये सस्ता भी है, ऑब्वियस बात है इसमें सस्ता इस सेंस में है कि जो इसमें जो स्पेशली मटेरियल यूज़ होता है वायर्स में, वो वायर्स की कॉस्ट लो होती है। कैसे? क्योंकि ना वायर्स पे इंसुलेटिंग मटेरियल होता है ना क्या, तो अच्छी खासी कॉस्ट वो रिड्यूस हो जाती है वायरिंग की। अच्छा, और उसमें जो आपको सिस्टम ये लगाना है इसमें, सिर्फ पोल्स होते हैं वो इंसुलेटेड पोल्स, अक्सर लकड़ी के होते हैं, अगर लकड़ी के ना भी हो तो दूसरे पोल्स भी हों, तो उन पोल्स पे ये सिस्टम को आप रेज़ करते हैं और वो लगाकर आप अपना कैरी ऑन कर देते हैं। तो ये है हमारा ओवरहेड सिस्टम। मेरे ख्याल में ये तो हर किसी को आइडिया होगा इस चीज़ का, ओवरहेड हम तो डेली लाइफ में रोज़ देखते हैं। अगेन हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान तो होते ही हैं, मगर अनइंसुलेटेड कंडक्टर के नुकसानात क्या हैं? आपके ख्याल में क्या-क्या नुकसानात हैं? ज़ुबैर? ज़ुबैर? हमारे पास अच्छा, मुबशिर आप बताएँ? सर डिसएडवांटेजेस हाँ, अनइंसुलेटेड कंडक्टर्स। जैसा सर ये सेफ्टी हैजर्ड होती है सर, जैसे कि हाईली सस्पेक्टेबल के सर, जैसे मैकेनिकल डैमेज और सर इलेक्ट्रिकल के जो सर आउटेज होते हैं सर, उसके सर जो रिजल्टिंग होते हैं सर शॉर्ट सर्किट्स की, या बाय सर बर्ड्स और एनिमल सर, उसको सर कह सकते हैं कि एक तरह का ये डिसएडवांटेज हो सकता है सर अनइंसुलेटेड कंडक्टर्स। मैं आपसे पूछूं कि बाहर जो सिस्टम लगे हुए हैं, अब इसको इस स्क्रीन को फिलहाल रीड ना करें, मैं जनरल जी सर। आपसे अपना व्यू पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आप मुझे बताएंगे कि बाहर आप जाते हैं ना वायर्स, तो आपको ख्याल में उनके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बताएं। ये तो ठीक सर है। सर वायर्स के सर काफी जो है नुकसानात हो सकते हैं सर, जैसे कि सर जैसे ये बाहर सर खंबे वगैरह होते हैं सर, जैसे बारिश में सर नुकसानात हो सकते हैं सर, जिनके बारिश से या सर आंधी वगैरह से जो वायर्स गिर जाते हैं नीचे, तो वो काफी मतलब गीले भी हो जाते हैं उस वजह से सर, तो वो काफी सर मतलब नुकसान हो सकता है।
लाइट्स वगैरह को, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स को सर, और सर जैसे इंसान वगैरह को भी। एग्जैक्टली मैं भी यही चीज पूछना चाह रहा हूँ कि जी देखो, सर। आप ओपन सिस्टम है ना, एक तो फायदा ये है कि सस्ता है और आप उसको उसको लगाते हैं, और उसमें यही फायदा है कि आप ना फॉल्ट वगैरह कहीं आता है तो उसको ट्रेस करके सेट करने में भी इजी है, क्योंकि देखो एक ओपन सिस्टम है ना, कहीं वहीं पे वायर टूटी हुई है, गिरी हुई है या कहीं तो वो दूर से ही पता चल जाता है कि यहाँ पे ये इम्पैक्ट है, जो मतलब उस एरिया में। अब उसके नुकसान ये है कि एक तो सिस्टम ओपन होता है, उसमें खतरा ये होता है जैसे आपने आंधी तूफान में कहा कि एक तो वायर गिरने के जो मसला ये हो गया। दूसरा ये कि मतलब आपके पास जो कभी बारिश हो गई तो उससे भी एक इम्पैक्ट होता है, क्योंकि उसमें भी वो पानी वगैरह गिरता है, तो ये इश्यू हुआ है। उसके जो पोल्स वगैरह लगे होते हैं उनकी सेफ्टी वगैरह की भी अपनी जगह कहीं इश्यू होते हैं, कहीं कहीं में वो पोल्स वगैरह लोग जो है ना वो कर देते हैं, आगे पीछे कर मतलब उनको डैमेज कर सकते हैं, कभी गाड़ी लग गई कभी क्या, या जो कभी कभी वायर्स ना ऊपर लगी होती हैं, वो ट्रक्स वगैरह बड़े बड़े गुजरते हैं, उसके ऊपर हेवी लोड होता है, तो फिर वो जो है वायर्स उसके साथ टच होने के इस तरह की बहुत सारी ना, इवन आपको यूट्यूब वगैरह मैंने खुद वीडियो वो देखी है, मैं दिखाना नहीं चाह रहा वो यहाँ पर एक्चुअल में। उसमें क्या होता है कि वो जा रहे होते हैं एकदम, वो बस उसके साथ कनेक्ट होता है वो पूरा, जो आपका टच होता है बंदा और उधर ही उधर खत्म। तो एक हिसाब से ये एक मतलब सिर्फ ये वजह क्या है, क्योंकि ओपन वायरिंग सिस्टम है। मगर क्यों हमेशा एक चीज है कि आप किसी भी चीज के ना वो रूल्स एंड रेगुलेशन बना दो, अगर उस रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हुए चलाएं तो उनके नुकसानात को कम या डिसएडवांटेजेस को कम किया जा सकता है। तो इस हवाले से फिर ना उनकी जो सेफ्टी प्रिकॉशंस वो स्टैंडर्ड्स होते हैं। सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स वगैरह के भी स्टैंडर्ड्स हैं कि आपके पास इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, या दरख्त वगैरह से इनका डिस्टेंस कितना होना चाहिए, पोस्ट कितने जो डिस्टेंस होने चाहिए, उसके टेक्निकली और नॉन टेक्निकल में इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी के रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, ये रूल्स और रेगुलेशन बने होते हैं, ठीक है। तो उनको फॉलो करते हैं तो बंदा उन चीज़ों के हैजर्ड्स को कम से कम किया जा सकता है। और मैं एक वापडा वाले से मिला था, उनको ट्रेनिंग्स करवाई थी, कोई बायो ममालिक से सेफ्टी के हवाले से आए थे, तो उनको ये कहा गया था उनके पास जो है ना ड्यू टू दी जो इस तरह हैजर्ड्स या एक्सीडेंट्स की वजह से उनके पास कोई डेथ नहीं हुई कोई प्रीवियस अच्छे खासे टाइम में, सम ईयर्स। और हमारे पास वो रेशियो बहुत ज़्यादा है, मतलब किसी हवाले से जो डेथ वगैरह का रेशियो बहुत ज़्यादा होता है। और उसका हम खुद भी एक चीज़ एक्सपीरियंस कर चुके हैं, इवन कराची में जब भी बारिशें होती हैं तो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि अल्लाह माफी दे काफ़ी डेथ हो जाती हैं, सिर्फ हमारे पोर्स वगैरह ओपन होते हैं, ये सब डिसएडवांटेज किस चीज़ के, इसके अगेन उसके फिर ना अर्थिंग और वो करना होता है, प्रॉपर सिस्टम है, तो वो भी आगे हमारे वो पूरा चैप्टर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, तो इंशाल्लाह उसमें भी आपको डिस्कस करेंगे। मगर बताने का भी मकसद ये है कि ये सारे जो है ना डिसएडवांटेजेस हैं आपके इसके अनइंसुलेटेड कंडक्टर्स के। अच्छा, ओवरहेड सिस्टम का जो जिस तरह मैंने आपको कहा एक आपके पास रूल्स और रेगुलेशंस हैं कुछ, और जो उसके कितनी हाइट होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, उसको अगेन विथ रिस्पेक्ट टू सेफ्टी पर्पज एंड विथ रिगार्डिंग टू टेक्निकल पर्पज, क्योंकि उसमें रेडिएशन वगैरह भी निकलती हैं और बाकी चीज़ें भी होते हैं, उनको भी न्यूट्रलाइज करने के लिए, जो इम्पैक्ट को कम से कम रखने के लिए। तो वो आपके सामने एक ना डिस्क्रिप्शन हुई है कि एक सिस्टम है हमारा 400 वोल्ट सिस्टम, मतलब ये है कि क्योंकि हमारे यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन में हमने जिस तरह आपको याद होगा पहले लेक्चर से डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो मोस्टली हमारा सिस्टम है, वो जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो 11 केवी को ट्रांसफर करता है 300 400 वोल्टेज, मतलब जिसको हम फिर सिंगल फेज में करते हैं। तो अब ये जो आपके पास मतलब डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कितने हो गए, एक मोस्टली 400 और दूसरा 11 केवी आपको मिलेगा, ठीक है। तो इनके जो टावर्स हैं या इनकी जो हाइट है उनके कुछ स्टैंडर्ड्स किस तरह है कि लाइन कंडक्टर, मतलब जो मेन लाइन है, टू रोड सरफेस
इनके दरमियान जो हाइट हो उनकी वो 400 सिस्टम में 5.8 मीटर होनी चाहिए, और जो 11 केवी में है वो 6.11 मीटर होनी चाहिए। ठीक है। लाइन कंडक्टर टू सरफेस रोड सरफेस ऑफ हाई लोड राउट्स, अगेन उसको भी जो बिल्कुल हाई लोड राउट्स, जो मतलब जहाँ पे सबसे ज्यादा जो लोड वगैरह हो, उन पे उनके स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए, वो ये हैं। ठीक। बेयर लाइव मेटल वर्क के, बेयर को मतलब बिल्कुल खाली मेटल वर्क पे हो तो उनसे ये डिस्टेंस जो आपके सामने दोनों केसेस में लिखा हुआ, लाइन लाइव कंडक्टर लेंटर्न ऑन द सेम पोल, उससे 1 मीटर। अच्छा, अब क्योंकि ये सिर्फ एक चीज नहीं है, हम जो आपके पास ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस बताया जा रहा है वो सिर्फ एक चीज से नहीं है। आपने कभी नोट किया हो कि जो ट्रांसफार्मर है वो वायरों से नीचे रखा जाता है। अच्छा, उसके और भी रीजन है, मगर जिस तरह ये देखा हुआ है ना, ये आपको लिखा हुआ है कि बेयर लाइफ मेटल वर्क, मतलब अब एक लाइन जा रही है, जिस तरह आपके सामने एक ये लगी हुई है, एक वायर जा रही है, 3 4, अब इनका जो ये जो मेटल है, क्योंकि जो आपका ट्रांसफार्मर होता है, ये मोस्ट ऑफ आउटर बॉडी इसकी मेटल की होती है जिसपे कलर किया जाता है। सो अब इसको देखा जाए तो इसके साथ भी इसका एक मिनिमम डिस्टेंस ये आपको बताया कि इतना होना चाहिए। ये सब स्टैंडर्ड्स हैं जिनको फॉलो करना जाता है। और एज ए इंजीनियर जब आपको मिसाल दो किसी लोकेशन पे कोई ट्रांसफार्मर वगैरह या ये चीजें लगा रहे हैं, तो इन चीजों का ख्याल करना होता है। अच्छा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो चीजें सिस्टम है इस तरह बनाए हुए हैं कि आपको पोल वगैरह उस हाइट के ही मिलेंगे, इससे ज्यादा बड़ी हाइटें होंगी नहीं, तो ऑटोमेटिकली वायर्स ना उसी लोकेशन पे चली जाएंगे। ये है ना, मिसाल और पोल की हाइट ही ऐसी है कि वो है ही 5.8 मीटर पे आपके पास वायर लगेगी, तो आपका मतलब फॉलो करें ना, ध्यान में ना भी हो तब भी ऑटोमेटिकली वो जो पैटर्न है ना फॉलो कर रहा होता है। ठीक है। तो इस तरह जो आपके पास हर चीज के साथ ना एक ये डिस्टेंस बने हुए हैं कि एक वायर का किसी रेलवे ट्रैक से मतलब कितना होना चाहिए, एक उसमें अंदर आपस में वायर के दरमियान कितना होना चाहिए। अब उसमें अच्छा ये बहुत सारी चीजें हैं, अभी आपको अगली तस्वीर में ना वो भी चीजें नजर आएंगी। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई ये सारी। जी उजैर, मुबशिर एंड जुबैर। जी सर। सर। हाँ सर, यस सर। ओके गुड। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इसका। अच्छा, अभी यस थोड़ा सर। अभी थोड़ा सा हम यहाँ पर आ गया, अभी आगे तो मैं आपको बताऊंगा कि पोल्स पे क्या क्या चीजें हैं, मगर अभी थोड़ा सा डिस्क्राइब यस कर सर। देते हैं कि कंडक्टर्स में। अच्छा, कंडक्टर्स जो मोस्टली यूज होते हैं अल्यूमिनियम। अब अल्यूमिनियम कंडक्टर्स में क्यों होते हैं, क्योंकि अल्यूमिनियम हैज 61% ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर बट हैज ओनली 30% ऑफ द वेट ऑफ द कॉपर। जो जब आपके पास ना एक, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन जब बनाई जाती है तो उसके जो मेजर दो पोर्शन होते हैं। एक होता है उसके जो इलेक्ट्रिकल साइड, जिसमें आपके पास इंसुलेशन और कंडक्टिविटी और ये स्टैंडर्ड जो आपको मैंने अभी दिखाए थे कि किसका आवाज का आपस में डिस्टेंस क्या होना चाहिए, ट्रांसफार्मर का उनसे साथ लाइव वायर के साथ कितना डिस्टेंस होना चाहिए, फिर वो डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज लेवल क्या है उस हिसाब से वेरी हो। मगर एक दूसरा एक्सपेक्ट उसका होता है जिसको हम कहते हैं मैकेनिकल एक्सपर्ट्स होते हैं उसके। मैकेनिकल एक्सपर्ट का मतलब ये है कि जिस तरह वायर जो होती है, उस वायर में क्योंकि आपके ना सपोर्टिंग के लिए लगाया जाता है, टावर्स लगाए जाते हैं हम जिसको पोल्स कहते हैं। अगेन पोल्स के भी टाइप्स हैं, आपको मैं अभी वो शो करता हूँ टाइप्स के क्या क्या है, और वो कौन से जो होते हैं आपके पास टाइप्स किसके लिए यूज होते हैं। तो अब वो क्योंकि वेट होता है वायर का, एक टेंशन उसमें क्रिएट होती है जब आप दो वायर दो स्ट्रेट चीजों के दरमियान जब एक आप स्ट्रेट चीज कनेक्ट करते हैं तो उस पर एक स्ट्रेस क्रिएट होता है, शेक जनरेट होता है। इसको हम शेक कहते हैं। मतलब एक ये टावर है, एक ये टावर है, और इन दोनों टावर के दरमियान अगर एक वायर आप यूं लगाते हैं तो इसमें जो कर्वनेस आती है ना, ये ड्यू टू दी वेट ऑफ द वायर, इसकी वजह से आती है, और ये जो है आपके एक शेक क्रिएट करती है। अब इस शेक का भी एक एक्सेप्टेबल लेवल है।
अच्छा, ये जितना डिस्टेंस दोनों पोल्स के दरमियान मिसाल और दिया ना, आप डिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना वो ऑब्वियस सी बात है ये बढ़ेगा। और ये एक्सपीरियंसेस आप लोगों ने खुद भी लाइफ में चीजें की हुई होती हैं, ठीक है। जिस तरह वो एक गेम होती है ना कि एक रस्सी एक तरफ से खींचते दूसरा दूसरी तरफ, तो उसमें आप नोट किए कभी इस तरह ये चीजें होती हैं। अच्छा, तो ये बात समझ में आई। तो उसमें हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वायर ऐसी हो जो वेट में हल्की हो। यस सर। वेट में हल्की होगी तो उसका फायदा ये होगा कि आप थोड़ा दूर दूर भी पोल्स लगाएंगे तो नंबर ऑफ पोल्स भी आपके कम लगेंगे। तो नंबर ऑफ पोल्स कम लगने यस से ना सर। बहुत फायदे हैं। एक तो आपका पोल लगाने का खर्चा बच जाएगा, और लगाना भी ज्यादा खुद भी एक आपका वो खर्चा आता है। तो एक तो वेट ठीक है आप, सर। ठीक है, उन पोल्स को कम हो जाएंगे। दूसरा, आपके पास इस तरह ना आप इंस्टॉलेशन टाइम भी आपका रिड्यूस होता है। जहाँ पे मिसाल आप 100 पोल्स लगाएंगे और एक जगह पे आपको 80 पोल लगाने पड़ेंगे, तो 20 पोल्स का इकोनॉमिकली और टाइम के रिस्पेक्टिव दोनों के हिसाब से आपका फायदा ही होगा। अच्छा, तो अब जो कॉपर वगैरह होता है इनमें वेट ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम के जो कॉपर जो वायर्स हैं इनका जो वेट है आपके पास एज कम्पेयर टू कॉपर 30% है टोटल। मतलब एक जगह पे मिसाल दो 100 कॉपर का है, तो उधर मतलब 100 मीटर, मैं सिर्फ वेट के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि एक 100 केजी ऑफ कॉपर है सपोज करें, तो वहां पे उतनी ही सेम जो क्या कहते हैं कि लेंथ की वायर अगर एल्यूमिनियम की, तो वो 30 केजी में समहाउ ये परसेंटेज आगे बनता है, ठीक है। That means that a bare wire of aluminum weighs half as much as bare wire of copper that has the same electrical resistance। बात समझ में आई या नहीं? हेलो, ये बात समझ में आई या नहीं? मतलब जहां पर आप दो, एक एल्यूमिनियम कंडक्टर्स ले लें, एक कॉपर कंडक्टर्स ले लें, दोनों की सेम जो है ना लेंथ हो, मतलब दोनों की सेम लेंथ और दोनों की सेम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो दोनों साइड की हो। अच्छा, ये लेंथ और रेजिस्टेंस हम क्यों बात कर रहे हैं वो भी डिस्क्राइब करते हैं। तो उन दोनों में जो है ना ऑलमोस्ट हाफ ऑफ वेट का इम्पैक्ट पड़ जाता है। मतलब वहां पर कॉपर जो है ना आपका वेट के हिसाब से ये 100 केजी है तो ये इसको 50 केजी होगी, इतना फर्क आता है। और ये जो है ना बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप मतलब जहां पर एक 50 केजी पोल पे वेट डाल रहे हैं और दूसरी तरफ आप उधर 100 केजी वेट डाल रहे हैं, तो दोनों में ऑब्वियसली बात है डिफरेंस है। तो एक में सेक भी ज्यादा होगा, आपको नंबर ऑफ पोल भी ज्यादा लगाने पड़ेंगे। अच्छा, और एल्यूमिनियम जनरल इज नॉट दैट एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू कॉपर, मतलब थोड़ा सा इन एक्सपेंसिव है वो आपका हो जाता है। इसके जो है आपको पाकिस्तान केबल्स के विजिट किए होंगे आप लोगों ने किसी, आपकी विजिट हुई इंडस्ट्रियल विजिट पाकिस्तान केबल्स की? बहुत सारा भी नहीं। अच्छा, नहीं हुई, ठीक है। तो उनकरी वो होगी इस तरह ना। पाकिस्तान केबल्स जाएंगे, वो पाकिस्तान केबल्स है ही जो है ना स्पेशलाइज इन मेकिंग केबल्स, डिफरेंट केबल्स। तो वो का केबल्स जो बनाते हैं इलेक्ट्रिकल और इनकी यही इनकी वायर्स बनाते हैं ज्यादातर, डिफरेंट टाइप्स की होती हैं। तो इसमें जो आपके पास जो वायर्स बनाते हैं, तो उस वायर में उनको एक अभी रिसेंटली जो विजिट हुई थी उसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने एक जो एक नया एलॉय बना। एलॉय का मतलब है कि दो तीन डिफरेंट मटेरियल्स का जो कॉम्बिनेशन करके केमिकली जो उनका एक सिस्टम बनाते हैं कि जिसमें आपके जो वेट भी कम हो और कंडक्टिविटी भी ज्यादा हो। आई बात समझ में? तो दो ऑब्जेक्टिव ये होते हैं। अब फॉर सपोज इसको यूं समझ लें कि आप वायरिंग कर रहे हैं एक जहाज में, क्योंकि वहां पर भी तो वायरिंग होती है ना। आपके पास वहां पर भी तो इलेक्ट्रिकल पूरा सिस्टम होता है ना, या नहीं? अब वहां जहाज में हमेशा, क्योंकि जितना वेट होगा आपको उस वेट के हिसाब से आपकी जो फ्यूल कंजम्पशन में इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है, ठीक है। उसकी परफॉर्मेंस पे, एफिशिएंसी पे। तो आप हमेशा यही कोशिश होती है कि वहां पे आपके पास जो क्वालिटी भी हो, मगर हर चीज को वेट वहां पे एक बड़ा मेजर कंपोनेंट होता है जिसको देखा जाता है। तो उधर ये कोशिश हमेशा की जाती है कि चीज अच्छी भी हो मगर उसका वेट जो है ना
वो भी कम से कम हो, ताकि वो ओवरऑल जो एक जहाज के जो है ना इंजन पे सेम परफॉर्मेंस पे लोड कम पे कम पड़े, और उससे उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, या उसकी जितना वेट कम होगा तो उतना ज्यादा डिस्टेंस भी कवर करेगा, और भी बहुत सारे उधर तो पैरामीटर है। मेन चीज ये क्या है, उधर मेन फैक्टर वेट। तो यहाँ पर एल्यूमिनियम के जो है इस तरह दूसरे एलॉय वगैरह से मिला के डिफरेंट एल्यूमिनियम कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एलॉयज नोन एज AA1350 सीरीज एंड AA8000 सीरीज। ठीक है, अब एल्यूमिनियम का जो क्या कहते हैं कि अलॉय बनाकर एक ऐसा वायर तैयार किया जाता है जिससे आपके पास वेट भी कम है और आपके पास जो कंडक्टिविटी भी अच्छी है, जो एक्सेप्टेबल लेवल तक है। आई बात समझ में? हेलो? जी सर। ठीक है, तो ये इस तरह आपके पास जी कंडक्टर, यहाँ तक बात क्लियर है अब्दुल रहमान? ओके। अच्छा, ये अगेन वो उसी तरह का कंपैरिजन जो है ना यहाँ पे आपको दिया हुआ है, और जो इस तरह डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर एल्यूमिनियम और कॉपर के दरमियान कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम की, जैसा पहले ही कहा गया था कि 61% ऑफ कॉपर, मतलब कॉपर अभी भी कंडक्टिविटी ज्यादा है, एल्यूमिनियम में कम है, मगर कंडक्टिविटी टू वेट रेशियो जो कॉपर का है वो कम है और एल्यूमिनियम का ज्यादा है। ठीक है, कूलिंग टेंशन कॉस्ट कॉपर की ज्यादा है, एल्यूमिनियम की कम है। कोरिन रेजिस्टेंस का मतलब है कि जो जंग लगने का ना, जो क्या कहते हैं, जिसको कम या मुश्किल से लेट से रंग लग सकता है, वो कॉपर है। एल्यूमिनियम को जल्दी रंग लग सकता है। ठीक है, कूलिंग टेंशन कॉपर में कम है, वो आपके पास क्या कहते हैं कि उसमें एल्यूमिनियम में ज्यादा है। तो ये जो मैकेनिकल जो पुली पे लगाते हैं चीजें, उसके हवाले से बात कर रहे हैं, क्योंकि जब वायर आपने कभी मैं कुछ वीडियो दिखाऊंगा, उस पर आप देखेंगे कि वायर को किस तरह जो एक ऊपर किया जाता है, तो उसमें भी इस तरह पुली डायरेक्ट तो कभी भी इस तरह वायर नहीं लेके जाते। ठीक है, तो ये कुछ कंपैरिजन पैरामीटर्स हैं, इन पैरामीटर्स पे इन दोनों के दरमियान की हर हर चीज के अपने प्रोज और कॉन्स हमेशा रहते हैं, पर आइडियल इसके मेरे ख्याल में कोई भी चीज नहीं होती, आप हमेशा अपनी कंडीशंस को देख के चीजें लगाते हैं। तो एक वही है कि वेट और जो जो क्या कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट के रिस्पेक्ट टू एल्यूमिनियम बेहतर है, तो आपके पास वेट भी कम है और उसका जो ठीक है, और कॉस्ट भी इसकी कम लगती है। अच्छा, ये एक ओवरऑल जनरल एक आपके पास एक टिपिकल क्या कहते हैं कि पोल की क्या क्या चीजें बेसिक लगी होती हैं, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। अच्छा, चीजें क्या क्या हैं? लाइटनिंग अरेस्टर, बुशिंग्स, ट्रांसफार्मर, टर्मिनल्स और वायर सप्लाई वायर्स। ठीक है, लो टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ये हार्ड लाइन कंडक्टर, इंसुलेटर्स, मीडियम टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। ठीक है, फ्यूज। अच्छा, अब इन सब चीजों का है क्या मतलब? मेन डिस्ट्रीब्यूशन पोल पे क्या हो रहा होता है? मेन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो रहा होता है कि आपके पास एक 11 केवी की, जिसको आप कहते हैं कि मीडियम या क्या कहते हैं कि मीडियम वोल्टेज कह लें, जो 11 केवी, उसको ट्रांसफार्मर में वो कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, एक समझो कि ट्रांसफार्मर है ये, और ट्रांसफार्मर में आके लो वोल्टेज पे, तो दो टर्मिनल हो गए। एक तो ये हाई, इसको हम यहाँ पे नाम दिया गया मीडियम टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, मतलब इस पे जो है ये हाई हाई वोल्टेज साइड उसको कह रहे हैं, ये लो टेंशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन मतलब लो वोल्टेज साइड हो गई। दो दो चीजें, अब ये डायरेक्टली तो कनेक्टेड नहीं होते, ये भी किसी न किसी के थ्रू, ये पहले वायर जो है इंसुलेटर्स के ऊपर स्टे कर रही होती है, और इन वायर्स को कनेक्ट किया जाता है सम कनेक्टिंग वायर्स के थ्रू ट्रांसफार्मर में, ट्रांसफार्मर से निकाल के फिर नीचे लो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में लगाए जाते हैं, जो कि हमारे पास अक्सर लाते हैं। तो ये तो हो गया यहाँ तक। अब इस ट्रांसफार्मर की ना तीन चार चीजें होती हैं जो लगाना लाजमी होती हैं। एक होता है आपके पास फ्यूज लगा होता है। ठीक है,
अब फ्यूज लाइटिंग अरेस्टर जिस एक दूसरा होता है, सर्ज अरेस्टर होता है, ठीक है। अब ये क्या चीजें हैं, अब इसको डिस्क्राइब करते हैं। फ्यूज का तो मेरे ख्याल में आप लोगों ने यकीनन डेली लाइफ में कहीं ना कहीं तो जरूर देखा होगा। फ्यूज का आइडिया है क्या चीज है? सर जी सर वो बताएं। फ्यूज यानी कि सर बल्ब वगैरह, सर बल्ब वगैरह को सर जैसे कह सकते हैं फ्यूज कट आउट सर जैसे होता है। फ्यूज बल्ब तो खैर नहीं कह सकते, बल्ब अलग चीज है, तो बल्ब तो सर नॉर्मली एक दूसरी चीज है। सर जैसे एक यूबी कहते हैं सर, उस तरीके से तो नहीं है सर, जैसे बोलते हैं कि लोड अगर ज्यादा पड़ जाता है इलेक्ट्रिसिटी का तो सर वो फ्यूज उड़ जाता है बल्ब वगैरह का, या हाँ वो उसी की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल वो इसी तरह की चीज है, जी सर। इसी की तरह की चीज है। अच्छा, अब जो है फ्यूज ना, सर फ्यूज तो वो होता है ना जो मेन काम फ्यूज का सर्किट क्या? लाइन में, फ्यूज तो होता है ना। अच्छा हेलो। अच्छा ये जो है यस ना, सर। मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाना चाह रहा हूँ, एक मिनट, कुछ नजर आ रहा है? अच्छा, फ्यूज का मेन काम क्या है, जो आपके पास एक खास उसमें ना एक कंडक्टर इंटरनली लगा होता है, और उसका काम या ये होता है कि जब एक रिक्वायर्ड लेवल का जब करंट मिसाल लो उससे कई गुना ज्यादा गुजरे, तो वो आपके पास जो फ्यूज जो है ना वो खत्म, बर्न आउट हो जाता है। अब इसकी पूरे टाइप्स हैं, पूरी इसकी क्या करेंगे मैथमेटिक्स है, क्या कहते हैं, मगर जो नॉर्मली हमने घरों में देखे होंगे ना, एक बल्ब टाइप के, एक बल्ब तो नहीं होता, एक बिल्कुल ग्लास टाइप का वो बना होता है फ्यूज, और उसमें अंदर बल्कि दिखा देता हूँ आप लोगों को। अच्छा ये देख रहे हैं, ये इस तरह का कुछ होता है। अब इसमें जो मेन चीज कंडक्टर वायर होती है ना, वो ये होती है, वो नजर आ रहा है ये आपको? जी सर हो रही है। ठीक है। अब ये जो देख रहे हैं ना, ये थिन वायर, अब ये जो है थिन वायर, एक स्पेसिफिक फ्यूज की भी रेटिंग होती है कि स्पेसिफिक रेटिंग के हिसाब से ये चल जाए। अब फॉर सपोज आपने फ्यूज लिया है 1 एम्पियर का वाला, अब इसमें क्या होगा, 1 एम्पियर से अगर फॉर सपोज 2 सेकंड या 3 सेकंड के लिए ये जब इससे करंट गुजरेगा, तो ये ऑटोमेटिकली बर्न आउट होके इस तरह का हो जाएगा। ये क्यों होता है अगेन, क्योंकि इसमें जो आपके पास है, इसकी जो रेजिस्टेंस होती है, वो जब करंट ज्यादा बढ़ता है, तो करंट ज्यादा बढ़ने की वजह से इसकी जो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाती है। रेजिस्टेंस मतलब वो जो फ्लो होता है उसमें, क्या कहते हैं, करंट की फ्लो की वजह से हीट जनरेट ज्यादा होती है, और वो इस फिलेमेंट की जो मेल्टिंग पॉइंट इस लेवल की होती है कि जैसे ही फॉर सपोज 1 एम्पियर 3 सेकंड के लिए गुजरा, तो इस फिल्म जो मटेरियल है, ये कंडक्टिंग मटेरियल, उसकी मेल्टिंग पॉइंट अचीव हो जाएगी। अब सपोज करो इसको, ये जो मटेरियल अंदर लगा हुआ है वो है, सपोज करोगे 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये मेल्ट हो जाता है। अब क्या हुआ, आपके पास किसी वजह से कोई चीज ना शॉर्ट हो गई, फॉर सपोज सिर्फ 2 सेकंड के लिए। अब शॉर्ट होने की सूरत में हमेशा क्या होता है, आपके पास मैक्सिमम करंट फ्लो करता है। तो अब ये तो 1 एम्पियर का ठहरा, तो अब जब इससे 1 एम्पियर की जगह फॉर सपोज 2 एम्पियर जो है, और वो भी 1-2 सेकंड के लिए इससे पास हुआ, तो एकदम इसका जो टेम्परेचर ना वो बढ़ के 50 डिग्री से ऊपर होना हो गया। अब जैसे ही 50 डिग्री से ऊपर हुआ, ये मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने का क्या होगा फायदा, कि आपके पास ये जो फ्यूज है ना, ये वहां पर क्या कहते हैं कि, क्योंकि कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा तो जिस वजह से जो इक्विपमेंट आपका शॉर्ट हुआ होता, उसको सप्लाई बंद हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपको ज्यादा मजीद उस वजह से फिर नुकसान नहीं होगा। वो जो सिस्टम है, जो फॉल्ट आया था, वो वहां पे ब्रेक हो जाएगा। और यही जो कॉन्सेप्ट है ना हमारे पास कट आउट में, जो मेजर कॉन्सेप्ट होता है, वो भी यही है जो घरों में लगा होता है। और जो हमारे पास अक्सर मल्टीमीटर वगैरह में अक्सर देखा होगा लैब्स में, यही चीज होती है कि कभी कभी ना कोई गलत इक्विपमेंट, मिसाल लो कनेक्शन सही तरीके से नहीं लगाया और आपने उस पे, तो क्या होता है, वो फ्यूज उड़ जाता है, तो पूरा जो डिवाइस है ना वो सेव हो जाती है, सिर्फ फ्यूज उड़ जाता है, तो फ्यूज निकाल के दूसरा लगाओ और फिर आपका काम चल जाता है। तो इससे ये फायदा होता है। तो इसी तरीके से ना आपके पास जो ट्रांसमिशन जो डिस्ट्रीब्यूशन पोल होता है,
उसमें बहुत सारे जो है ना इस तरह के सेफ्टी प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगे होते हैं। उसमें एक फ्यूज है, दूसरा सर्ज अरेस्टर है, तीसरा लाइटनिंग अरेस्टर है। उसके अलावा उसमें फिर उसकी मेटल बॉडी को और उसको अर्थ किया जाता है। अब अर्थिंग वगैरह क्या होता है वो तो हमारे आगे चैप्टर से उसमें आपको बताऊंगा, मगर फ्यूज के हद तक तो बात समझ में आ गई होगी। अब ये देखो कटआउट भी बना हुआ है, ये देख रहे जी हैं। सर। और हम अक्सर लोग क्या करते हैं, आपने अगर देखा होगा तो कटआउट की वायर है ना घरों में वही नॉर्मल वायर जो लगा देते हैं, जो एक होता है अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग कंडक्टर। अब वो तो फायदा ही नहीं है फिर कटआउट का। मतलब आपका इनकेस अल्लाह ना करे कहीं कोई घर में शॉर्ट भी हो जाए, क्योंकि आपने नॉर्मल कंडक्टर लगा हुआ है और नॉर्मल कंडक्टर की मेल्टिंग पॉइंट जो है ना वो एक तो हाई होती है बहुत, और उसमें इतना टेम्परेचर जल्दी अचीव भी नहीं होता वो। तो क्या नुकसान ये होता है कि वो काफी देर तक वो जो है ना आपका शॉर्ट करंट गुजर रहा होता है, और वो एट द एंड कटआउट ब्रेक नहीं होता, और आपका पूरा घर का निजाम जो भी है वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। कि इसके अलावा दूसरे प्रोटेक्शन डिवाइसेस भी हैं जिस तरह सर्किट ब्रेकर्स वगैरह हैं, तो उनका एक अलग मैकेनिज्म है। और ये एक समझो कि हर हर चीज के अपने अपने। अच्छा फिर ये जो आपके पास फ्यूज है ना, अब इसके भी मजीद बहुत सारे टाइप्स हैं। अगेन डिपेंड करता है कि फ्यूज हर वोल्टेज लेवल के। जिस तरह मैंने आपको कहा मल्टीमीटर में फ्यूज है, अब मल्टीमीटर वाला फ्यूज फॉर सपोज और ट्रांसफार्मर वाला फ्यूज दोनों सेम नहीं हो सकते, क्योंकि ट्रांसफार्मर में आपके पास वोल्टेज जो है वो 400 वोल्टेज है, मल्टीमीटर में हम 220 के हिसाब से देख रहे थे। और जो ट्रांसफार्मर में करंट रेटिंग जो होती है उसकी अलग होती है। मतलब नॉर्मल करंट भी वहां पर बहुत ज्यादा होता है, शॉर्ट करंट में तो उसका और ही ज्यादा होता है। तो उस केसेस में आपके पास ना दूसरे ट्रांसफार्मर होते हैं। अब जिस तरह ये मैंने लिखा इसको हम हाई वोल्टेज फ्यूज कहते हैं। अब हर किसी के अपने अपने क्या कहते हैं फ्यूज की एप्लीकेशन या टेक्नोलॉजी है कि कौन सा किस तरह यूज होता है, मगर मोर और लेस तकरीबन हाई वोल्टेज जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं। ये नजर आ रहे हैं सारे। और ये आप आज ही घर पे से जाके निकलेंगे ना देखेंगे ना, तो आपको यकीनन ये जो है ना नजर आ रहे होंगे, आपको आइडिया हो गया होगा कि ये क्या चीज। क्लियर है? आई जी बात सर। समझ? ओके गुड। अच्छा, तो हम दोबारा अपने स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। ये हो गया हमारा फ्यूज। अच्छा, उसके अलावा लाइटनिंग अरेस्टर क्या चीज है? जैसे लाइटनिंग किसको कहते हैं? हम्म, हेलो, हेलो। लाइटनिंग वर्ड जी सर। इंग्लिश मीनिंग क्या है? मतलब इसको क्या कहते हैं कि बारिश में क्या होता है अक्सर ना क्या लग सर रही वो होती? बिजली चमकती है सर वो आसमान पर। हाँ, तो लाइटनिंग उस चीज को ही कह लाइटनिंग रहे लाइट। हैं। लाइटनिंग उसी चीज को ही कर रहे होते हैं। और इलेक्ट्रिकली देखा जाए तो वो लाइटनिंग प्योर बहुत बहुत बड़ा हाई वोल्टेज होता है। मतलब थाउजेंड्स में वो हाई वोल्टेज होता है प्रॉपर। और जहाँ पे वोल्टेज होता है अगेन वहां से फिर करंट भी होगा। तो अक्सर जो होता है ना बिजली जब गिरती है तो वो हाई वोल्टेज उस जगह पे बहुत ज्यादा देता है। और ये अगेन आपके पास जो आपके क्या कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए बड़ा नुकसानदायक होता है। तो अब उससे प्रोटेक्शन के लिए फिर क्या किया जाता है, ये जो है लाइटनिंग अरेस्टर लगाए जाते हैं। इनका काम क्या है मैं आपको एक दिखाता हूँ चीज। ये नजर आ रही वीडियो आपको? नो सर शो नहीं हुई। ओके, ये वीडियो से मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, सिर्फ विजुअल चीजें ना थोड़ी बेहतर समझ में आती हैं, ताकि आपको जो है एक चीज ऑनलाइन का कम से कम ये तो फायदा हम ले सकते हैं ना कि चीजों को हम विजुअली देख सकें।
ठीक है। अब हमारे पास ऐसे केसेस में मिसाल और अब ये एक है ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, अब बिजली जा रही है यहाँ पे। अब इसने दो केसेस बताए, एक केस में मिसाल और लाइट नो, हाँ, और जब भी आपके पास कोई हाई वोल्टेज मतलब लाइटनिंग जो होती है ना, बता लाइटनिंग का जो अपना वोल्टेज होता है ना, वो मैंने आपको जिस तरह बताया ना, एक बहुत हाई वोल्टेज होता है। अब क्या होता है जब लाइटनिंग गिरती है वायर पे, तो अब आपके पास अगर वो किसी सर्ज रजिस्टर से कनेक्टेड नहीं होगा, तो नुकसान ये होगा कि जिस चीज पे वो गिरेगी उससे वो पूरा हाई वोल्टेज पास होके ग्राउंड पे जाएगा। अब फॉर सपोज मिसाल और, अच्छा ये मीटिंग 1 मिनट में एंड हो जाएगी तो फिर मैं दूसरा लिंक भेजूंगा। अच्छा, अब फॉर सपोज